हाय गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो। सो हम देखने वाले हैं इन्वेस्टमेंट बैंकिंग के क्वेश्चंस को। तो हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था अपना डिविडेंड डिस्काउंट मॉडल कैसे काम करता है और किस हिसाब से चीज़ें इसमें होती है। यहाँ पे हम डिस्कस करने वाले हैं कि आपकी जो डिविडेंड डिस्काउंट मॉडल्स हैं और DCF है, आप बेसिकली काम कर रहे हो उसके रिगार्डिंग। तो आप इसको कैसे ठीक करोगे एंड कैसे आप इंश्योर करोगे कि आप जो सही से हैं अपनी सारे क्रेडेंशियल्स हैं वो यूज़ कर रहे हो और उसी हिसाब से बेसिकली आपका काम चल रहा हो। तो चलिए देखते हैं। तो देखो, जो जब भी आपका DCF होता है, लेट्स से आपका डिविडेंड डिस्काउंट मॉडल आप यूज़ कर रहे हो नॉर्मल DCF में फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के केस में, तो उस केस में क्या है, आपकी जो DCF वाली मैकेनिक्स है सारी चलती हैं और आप यहाँ पे डिविडेंड यूज़ करते हो रेदर देन फ्री कैश फ्लो। जो प्रोजेक्ट आउट करते हो कंपनी की अर्निंग को, लेट्स से आपका EPS आ रहा है, तो EPS आपका कितना आ रहा है, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट आप इसी में डिविडेंड पे आउट रेशो देखोगे अपनी, कितनी आपकी डिविडेंड पे आउट रेशो है। लेट्स से आपका EPS आ रहा है 10 रुपये, ठीक है, और आपकी डिविडेंड पे आउट रेशो है 20%, तो 2 रुपये आपका डिविडेंड रहेगा यहाँ पे। ये चीज़ देखा जाता है कि किस बेसिस पे बेसिकली आ रहा है। और जो आप कैलकुलेट करते हो डिविडेंड को ओवर द नेक्स्ट 5 to 10 ईयर, तो आप जो पहले है Tier 1 कैपिटल को देखते हो फर्म की, और उसी हिसाब से बेसिकली दूसरी कैपिटल रेशोज़ हैं वो आती हैं। डिस्काउंट करते हो डिविडेंड को हर साल में प्रेजेंट करने के लिए, मतलब इसी के हिसाब से प्रेजेंट वैल्यू पे जो आपकी कॉस्ट ऑफ इक्विटी के बेसिस पे आती है। और जो टर्मिनल वैल्यू है आपकी P/BV, वो चीज़ देखी जाती है यहाँ पे किस हिसाब से इसको किया जाए, और जनरली जो आपका नंबर है उसी के हिसाब से कैलकुलेट किया जाता है। और आपकी जो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ टर्मिनल वैल्यू है या बेसिकली प्रेजेंट वैल्यू का सम है, वो चीज़ यहाँ देखा जाता है किस हिसाब से आप डिविडेंड को ठीक कर सकते हो उस चीज़ को करने के लिए। ठीक है, ये हो गया आपका। अगर आप जैसे DCF बना रहे हो किसी कंपनी के लिए और आप प्लान कर रहे हो कि आप एक फैक्ट्री बाय करोगे $100 की कैश में ईयर 4th में, और करंटली बेसिकली आपकी प्रेजेंट वैल्यू एंटरप्राइज वैल्यू की जो DCF की वो 200 है, ठीक है, तो आप कैसे करोगे उस चीज़ को, ये भी यहाँ पे थोड़ा देखा जाता है। तो इस केस में आपका क्या है, जो आप कैपेक्स स्पेंडिंग है 100 रुपये की जो आपकी ऐड होगी DCF में, वो आप रिड्यूस करोगे फ्री कैश फ्लो से फॉर दैट ईयर बाय 100, क्योंकि आपकी क्या है आगे आने वाले टाइम में एक्सपेंस होने वाला है, तो वो चीज़ आप अभी से हटा के रखोगे। और जो एंटरप्राइज वैल्यू है इसी केस में आपकी जो प्रेजेंट वैल्यू है फॉल होती है, गिरती है नंबर से, ताकि आपका जो डिक्रीज़ है फ्री कैश फ्लो के अंदर वो हो जाए। और इसी चीज़ को आप जो एक्चुअल है जैसे आप कैलकुलेट करते हो प्रेजेंट वैल्यू या डिविडेंड देखते हो डिवाइडिंग करके 100 से, तो वो चीज़ यहाँ पे देखी जाती है किस हिसाब से इस चीज़ को करें। अगर बेसिकली ये नंबर सही रहता है, लेट्स से आपने ये देखा कि ईयर 4 में नंबर आ रहा है आपका, और उसी हिसाब से आप सब्ट्रैक्ट करते हो एंटरप्राइज वैल्यू को, तो ये चीज़ देखी जाती है 100 1 + T डिस्काउंट रेट, और आप इसकी रेज टू द पावर 4 करते हो, इसी चीज़ को आप घटाने की कोशिश करते हो, क्योंकि आपका 4 तो इसलिए आता है ईयर 4 में उस चीज़ को यूज़ कर रहे हो, तो आप उस चीज़ की प्रेजेंट वैल्यू पे आज देखोगे कितनी में उस बिजनेस की प्रेजेंट वैल्यू है जिसके बेसिस पे नंबर निकाल रहा हूँ, तो वो चीज़ यहाँ पे आती है। ठीक है, अभी नेक्स्ट होता है आपका, लेट्स से आपने देखा मर्जर एक्विजिशंस में जो बेसिक मर्जर मॉडल होता है आपका वो कैसे काम करता है। ठीक है, बेसिक मर्जर मॉडल बेसिकली एनालाइज करता है फाइनेंशियल प्रोफाइल ऑफ 2 कंपनीज, परचेज प्राइस, और कैसे बेसिकली आपका परचेज प्राइस कैसे परचेज की गई है, कैश में की गई है और बेसिकली आपकी कैश में की गई है, कैश में है या इक्विटी शेयर्स के थ्रू है, डिटरमाइन करता है कि बायर का जो EPS है, मतलब बायर का EPS है इंक्रीज़ और डिक्रीज़ हो रहा है टाइम के साथ साथ। स्टेप 1 ये एज्यूम करता है कि जो एक्विजिशंस है या प्राइस है वो कैश हो और आपका उसी हिसाब से बेसिकली आपका काम किया जाए। ठीक है, और जो प्राइस है, स्टॉक्स हैं, डेट हैं, उसके कॉम्बिनेशंस हैं, वो चीज़ यहाँ देखी जाती है। अगर आपका जो डिटरमाइन करता है वैल्यूएशन और शेयर आउटस्टैंडिंग को बायर के, तो वो चीज़ ये देखा जाता है किस हिसाब से उस चीज़ को प्रोजेक्ट किया जाएगा ताकि वो आने वाले टाइम में उसको दिक्कत ना करे, और किस हिसाब से आप टैक्स रेट यहाँ पे लगाओगे ताकि कम से कम उस चीज़ पे टैक्स लग सके। तो ये चीज़ इसमें जनरली EPS में निकाल के देखी जाती है इस चीज़ को आइडेंटिफाई करने के लिए। अब डिफरेंस क्या है मर्जर एक्विजिशंस में, देखो बायर और सेलर किसी भी M&A डील में डिफरेंस ये होता है कि जो एक्विजिशंस होता है मतलब सारी सिमेंटिक चीज़ें होती हैं। मर्जर में क्या होगा आपका, मर्जर में कंपनीज क्या है क्लोज होती हैं सेम साइज़ की, और वो ये देखती हैं कि किस हिसाब से आपका बेसिकली किया जा रहा है। और जो एक्विजिशंस है उसमें बायर क्या होता है सिग्निफिकेंट लार्जर होता है। मर्जर में दोनों का सेम साइज़ होता है, उसी साइज़ के हिसाब से दोनों काम करते हैं,
और वही साइज़ बेसिकली उनको डिस्प्लेस करता है आने वाले टाइम में। लेकिन एक्विजिशन में क्या होता है, एक बायर आपका बड़ा होता है और एक प्लेयर बेसिकली आपका छोटा होता है। वो बड़ा प्लेयर छोटे प्लेयर को ख़रीदता है ताकि वो आगे एक्सपेंड कर सके उसकी किसी टेक्नोलॉजी के बेसिस पे। वो चीज़ यहाँ पे देखी जाती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फॉर द मोर अपडेट्स। चैनल सब्सक्राइब फॉलो कर लो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।